हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के यूनिट नंबर 10, जिसमें सभी आयोग दिए गए हैं। राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संविधिक, संवैधानिक संस्थाएं। इसमें हम सभी आयोग पढ़ेंगे वन बाय वन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय और प्रादेशिक, संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं। पहले आते हैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग। राष्ट्रीय प्रादेशिक आयोग में आते हैं बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयुक्त, सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। अब आते हैं प्रमुख प्रकार किन किन के हैं। संवैधानिक होते हैं संविधिक या वैधानिक और कार्यकारी आयोग। पहले आते हैं संवैधानिक, मतलब ऐसे आयोग जो संविधान में दिए गए हैं, जिनका उल्लेख किस में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, उनको संवैधानिक आयोग कहते हैं। अब संविधिक आयोग या फिर वैधानिक आयोग, ऐसे आयोग जिनको संसद में अधिनियम और विधान द्वारा बनाया गया है, राज्य विधानमंडल द्वारा उनको बनाया गया है, तो उनको क्या कहा जाता है, संविधिक। ये विधि द्वारा बनाए गए हैं या फिर विधान द्वारा बनाए गए, तो वैधानिक आयोग। अब आते हैं कार्यकारी आयोग, केंद्र सरकार की कार्यकारिणी के आदेश पर इनको बनाया गया है, तो ये आ गया कार्यकारी आयोग। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक, संविधिक और कार्यकारी आयोग। संवैधानिक आयोग में क्या होता है, इनका उल्लेख किसमें, संविधान में क्या है, तो क्या हो जाएंगे संवैधानिक आयोग। संविधिक आयोग मतलब इनको संविधिक निकाय द्वारा, वह होते हैं जिसमें संस्था किसी अधिनियम या राज्य विधान द्वारा इनको बनाया गया है, तो वो क्या हो जाएंगे संविधिक या वैधानिक आयोग। कार्यकारी आयोग, इनको केंद्र सरकार की कार्यकारिणी आदेश पर बनाया गया है, तो ये हो जाएंगे कार्यकारी आयोग। जो संवैधानिक आयोग होते हैं, इनको संविधान में संशोधन करके आयोग को जोड़ा जाता है। यदि किसी संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया तो क्या हो जाएंगे, संवैधानिक आयोग हो जाएंगे। संविधिक आयोग, इसमें संविधान में संशोधन के लिए नहीं होता, बल्कि सामान्य विल से भी ये बन जाते हैं, सामान्य विल से भी इनको बनाया जा सकता है, तो संविधिक आयोग। अब आते हैं संवैधानिक के कुछ एग्जाम्पल। पहला आता है भारत निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन किया गया है 324 से 329 तक। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख किया गया है 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन किया गया है 315 से 323 तक के बीच में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन किया गया है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, इसका वर्णन किया गया है 148 से 151 तक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये दिया गया है 338 और 338A में। पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका अनुच्छेद दिया गया है 338B में 338B में दिया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग। अब आते हैं विधिक या वैधानिक आयोग, इसमें मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग। अब आता है कार्यकारी निकाय, तो ये एक ही बनाया गया है, जो कि क्या है, नीति आयोग। देखिए, इनको 3 भागों में बांटा जाता है आयोग को। संवैधानिक आयोग मतलब जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, संविधिक आयोग जिनको विधि के द्वारा बनाया गया है, और वो आयोग जिनको कार्यकारी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है, तो वो कार्यकारी आयोग। तो संवैधानिक में कौन कौन से हैं, भारत निर्वाचन आयोग, जो कि 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, तो ये दिया गया है 315 से 323 तक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 315 से 323 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये दिया गया है 148 से 151। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 338 और 338A।
और पिछड़ा वर्ग आयोग तो 338 बी में इसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक आयोग कौन कौन से? मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना अधिकार आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ये सब क्या है? विधिक आयोग हैं। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस आता है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है, तो ये सही है। भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 माह और 65 वर्ष तक की आयु होती है, तो ये भी सही है। एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसको त्याग पत्र देना हो तो किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को देगा। जबकि ए और 2 सही हैं, बल्कि तीसरा सही नहीं है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, तो यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करती हैं तो हो जाएगा। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करती है, तब भी हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कब स्थापित की जा सकती है? जब दोनों राज्यों ने इसे संबंधित करार कर लिया हो और संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति कर दे। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 के 3 के तहत किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 की 3 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों के लेख परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संचय है। ये सही है कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कर्तव्य है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करेगा जो भारत की संचित निधि से संदेह होंगे। ये सही है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए मंडलों और स्टॉक के लेखकों की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार है, तो ये भी सही है। मतलब नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को संघ या किसी राज्य की किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार स्टॉक प्रलेखों की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का भी अधिकार है, तो इसके दोनों सही हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, जबकि राजीव कुमार अभी वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत अभी वर्तमान के CEO हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। और वहाँ के नीति आयोग के सचिव कौन थे? तो ये खुल्लर साहब। मध्य प्रदेश मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें नहीं होते राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये 90 दिन के भीतर उसको
अपील दायर करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। किसके तहत? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब एनजीटी के तहत यदि किसी निर्णय में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर वो अपील दायर कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापना की जाती है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य खाद्य उद्योग की स्थापना की जाती है। अब आते हैं प्रमुख आयोग। पहला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग। हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त, संवैधानिक, स्थायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि भारत के संघ और राज्य में चुनाव कराती है। तो ये कैसा संविधान या फिर कैसा आयोग है? तो ये एक स्वायत्त है, संवैधानिक मतलब संविधान में इसका वर्णन किया गया, स्थायी है, अर्ध न्यायिक है और यह केंद्र और राज्यों में चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराती है। तो किन किन के कराती है? तो पहले आता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा उपराष्ट्रपति और राज्य की विधानसभा। मतलब 5 प्रकार के निर्वाचन कौन कराती है? तो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 51 के अधिकरण के तहत कार्य करता है। तो ये किसके तहत कार्य करता है? इसका वर्णन किया गया है संविधान में 324 में और बाद में कुछ अधिनियम भी बनाए गए जिसके आते हैं कौन? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। अब आते हैं क्या, जो निर्वाचन आयोग है वो इलेक्शन किस किस के कराता है? तो प्रेसिडेंट के कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के कराता है, राज्यसभा के कराता है, लोकसभा के कराता है और विधानसभा की सीट के भी, और जो स्टेट ऑफ विधानसभा है वो भी कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग इसका इलेक्शन करवाती है। संविधान में कैसे वर्णन किया गया है इस निर्वाचन आयोग का? तो चलिए पढ़ते हैं। भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। किस भाग में दिए गए हैं निर्वाचन आयोग? तो भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन आयोग और आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। 324 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण होगा। जो चुनाव है, चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, आरक्षण और निर्देशन और नियंत्रण किया जाएगा। तो ये किसके तहत कहा गया है? 324 के में कहा गया है। 325 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष के मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदाता के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 325 में कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वो किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म, जाति और लिंग के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के लिए मतदाता सूची से में इसलिए शामिल नहीं कर सकता कि उस पर ये क्राइटेरिया लागू हो रहे हैं, वो सबके लिए मतदाता सूची जारी करेगा। 326 में कहा गया है कि लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के लिए जो निर्वाचन है वो कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये 326 में कहा गया है। 327 में कहा गया है कि विधायिका द्वारा निर्वाचन के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। जो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है विधायिका को। और 328 कहता है कि किसी भी राज्य विधानमंडल में चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। देखो 2 है, एक 27 है, इसमें क्या कहता है कि विधायिका द्वारा संसद द्वारा है ना कानून बनाया जा सकता है, निर्वाचन में संसद बना सकती है कोई भी कानून। और 28 क्या कहता है कि जो विधानमंडल है वो कानून के लिए कोई भी चुनाव के लिए कोई भी कानून बना सकती है। 29 में क्या कहा गया है कि चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें आता है
चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने की संबंधी रोक लगाई गई है। तो हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं और अब थोड़ी सी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, है ना। 15 भाग में क्या कहा गया है कि निर्वाचन कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग किस में दिया गया है, भाग 15 में दिया गया है। और आर्टिकल कितना है, 324 है और 329 तक दिया गया है। 324 में क्या कहा गया है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग होगा वो निर्वाचन के लिए निहित दायित्व, अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। जितने भी चुनाव होंगे तो उसके लिए दायित्व, अधिरक्षण, निर्देशन और निर्णय कौन करेगा या नियंत्रण कौन करेगा, तो निर्वाचन आयोग करेगा। ये 324 में कहा गया है। अब आता है 325। तो 325 का याद रख लेते हैं अपन 5। तो क्या करेगी, वो एक पर्चा बनाएगी। इस पर्चे में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष को इस सूची में शामिल करने से इसलिए नहीं रोक सकती कि वो किसी धर्म, स्पेशल धर्म का है या फिर अलग जाति का है या फिर अलग लिंग से बिलोंग करता है, इसलिए उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो मतदाता सूची जारी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और किसी भी व्यक्ति को लिंग, धर्म और जाति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 6 में अच्छे से देगा कौन मत, हर वयस्क का मताधिकार। तो 26 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचक जो होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा। ये किस में कहा गया है, 326 में कहा गया है कि हर राज्य में, राज्य विधानमंडल में और लोकसभा के लिए जो चुनाव होंगे वो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 27 में क्या कहा गया है, तो 27 से 7 याद कर लो। तो संसद में 7 से संसद नियम बनाएगी और 8 से राज्य विधानमंडल बनाएगा। 27 में 7 से संसद कानून बनाएगी और 28 में 8 से कौन बनाएगा, जो राज्य विधानमंडल है वो कानून बनाएगी। अब आता है 29। इसमें आता है नो। इसमें मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो नो नो, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो कोई भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 324 में क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन है वो कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा। उनके दायित्व, अधिरक्षण, नियंत्रण वो कौन करेगा, सब निर्वाचन आयोग करेगा। 25 में क्या कहा गया है कि वो एक मतदाता सूची जारी करेगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 26 में क्या कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल में और जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 7 में क्या मतलब 27 में क्या कहा गया है, 3 से 27 में कहा गया है कि निर्वाचन के लिए संसद कानून बनाएगी। 328 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के लिए कानून बना सकती है। और 29 के 9 में क्या कहा गया है, 29 में क्या कहा गया है कि जो अदालतें हैं वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब आती है स्थापना और संरचना। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जो निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना कब की गई है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे, मतलब पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1948 तक रहे हैं। और नागेश सिंह थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रही हैं, तो ये हैं BS रमा देवी, जो कि 26 नवंबर 1990 के टाइम रही थी और 11 दिसंबर 1990 तक रही हैं। भारत के सबसे पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं, तो शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी जी रहे हैं। इनको SY कुरैशी भी कहा जाता है और 2010 से 2012 तक रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव कब कराया था, तो 1951 से 1952 के बीच में कराया था। पहला वोट श्यामचरण नेगी द्वारा दिया गया था। 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चिन्नी तहसील में पड़ा था। अभी वर्तमान में प्रेजेंट इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुशील चंद्रा हैं, जो कि 24वें नंबर के हैं। और अदर कौन कौन है, तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे अदर सदस्य हैं इसके। इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम इनको थोड़ा सा देखते हैं ट्रिक के साथ। तो चलिए गाइस रेडी हो जाइए। इसकी स्थापना कब हुई है? तो जब भारत का संविधान बना था, तो संविधान कब लागू हुआ है? तो वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब जब संविधान लागू कर दिया जाएगा, उससे पहले एक निर्वाचन मंडल तो बनाना है ना, तो ये कब बनाया गया है? 25 जनवरी 1950 को बनाया गया है। 25 जनवरी को और क्या मनाते हैं अपन? 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय वोटर्स डे। 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन क्या बनाया गया था? अपना निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, निर्वाचन आयोग बनाया गया था। पहले अध्यक्ष, तो निर्वाचन कराने का काम किसको दे दिया? तो निर्वाचन कराने का कितना कठिन काम होता है, लेकिन पहले किनको बना दिया? तो सुकुमार से लड़के को बना दिया, जिनका क्या नाम था? सुकुमार सेन। इनको 21 मार्च 1950 को नियुक्त किया गया था और इनको 19 दिसंबर 1958 तक इनने अपनी कार्य दिया है। अब आते हैं नागेंद्र सिंह कौन है? तो नागेंद्र सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने जाने वाले कौन थे? नागेंद्र सिंह। अब ये है अपना भारत, है ना? ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा है ना? ऐसा है। अब यहाँ से कोई, यहाँ पर अपना सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से कोई न्यायाधीश है, कोई अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा तो कैसे जाएगा? बहुत स्पीड से जाएगा ना, नाक के जैसे डिंग 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 डिंग। तो कहाँ पर गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने हैं। पहली फीमेल चुनाव आयुक्त कौन बनी है? तो ये बनी है VS रमा देवी। रमा किनका नाम है? लक्ष्मी जी का नाम, एक दूसरा नाम है क्या? रमा देवी। तो जो सब लक्ष्मी पे ही चुनाव होते हैं ना, बिना लक्ष्मी तो चुनाव हो नहीं सकते। तो VS रमा देवी बनी है क्या इनकी अध्यक्ष, पहली महिला चुनाव आयुक्त। ये क्या है? 26 नवंबर से 1990 तक रही हैं और दिसंबर 1990 तक, मतलब 1 साल ही इनका पूरा कार्यकाल रहा है। तो कब रही हैं? 1990 में रही हैं ये। 9 सिक्के कैसे? तो गोल गोल ही तो होते हैं, तो 3 गोले इनके कार्यकाल में चलते हैं। अब आते हैं पहले मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है कुरैशी जी, याकूब कुरैशी जी। शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी जी बनाए गए हैं। 2010 से 2012 तक रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ रहा है? नई दिल्ली में रहा है। प्रथम चुनाव इन्हें 1951 से 52 में कराया था। सबसे पहले श्याम जी का चरण पड़ा, तो श्याम चरण नेगी जी ने पहला चुनाव डाला था। 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चिन्नी तहसील में पड़ा था। अभी कौन है? तो अभी हैं सुशील चंद्रा। बहुत सुशील से बच्चे हैं ये, सुशील चंद्रा। चंद्रा से 4 आता है, तो ये 24वें नंबर के हैं। सुशील चंद्रा वर्तमान के हैं। और अन्य आयुक्त कौन कौन है? तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। और इनका टेन्योर कितना है? 6 वर्ष और 65 वर्ष रहते हैं। अब आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कितने हैं, है ना? तो 24 तो रह चुके हैं। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्र हैं, राजीव कुमार हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, और अनूप चंद्र पांडे हैं। ये है इनके नाम। तो सुशील कुमार पहले थे, ये हैं। इनकी संरचना देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जो कि नियुक्ति कौन करता है? इनकी राष्ट्रपति करता है। इनकी संरचना कैसी है? 1+2 की है, मतलब 3 सदस्य हैं ये। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी कौन कौन है? तो वर्तमान में हैं अपने सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर के हैं। उनके साथ राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे पहले एक मेंबर हुआ करता था, एक सदस्यीय निकाय था। ये कब से कब तक रहा? जब 50 में बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को बना था। तो 1950 से लेकर 1989 तक लेकर ये एक सदस्य का आयोग था, एक ही सदस्य होता था इसमें। फिर 89 में जब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो इसके बाद जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। क्योंकि देखो
1989 में क्या हुआ है, जो मतदाता की आयु थी वो कितनी कर दी थी, पहले होती थी 21 वर्ष, अब क्या कर दी है 18 कर दी है, मतलब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या एक चुनाव आयुक्त करा सकता है इतना बड़ा चुनाव कंडक्ट? नहीं करा सकता, उनके लिए और सदस्यों की जरूरत होगी। तो कितने सदस्य कर दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। और ये जो आयु की बढ़ाई गई थी किस संविधान संशोधन से बड़ी थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन से बड़ी थी। 1990 में 2 सदस्य पदों के हटा दिए गए, फिर से 1 सदस्य बचता है। और फिर 1993 में पुनः एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 अन्य आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय निकाय हो गया। देखो इसमें 3 बार संशोधन हुए हैं जो कि इसकी सदस्य की संरचना है उसमें। पहले 50 में क्या था, ये 50 में 1 सदस्य था, कब तक रहा है, 1989 तक रहा है। फिर इसमें 1989 में 2 सदस्य और जोड़ दिए जाते हैं, फिर ये 90 में हटा दिए जाते हैं। 90 में क्या कर दिया जाता है, फिर से 1 कर दिया जाता है। फिर आता है 1993, तो 93 में इनमें 2 जोड़ दिए जाते हैं, तो फिर से 3 हो जाते हैं। ओके, कितनी बार संशोधन हुए हैं, 3 बार संशोधन हुए। पहले जब 50 में कितना था, 1 था। फिर 1989 में इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए और 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया। फिर 90 में क्या किया, इनने बोला कि नहीं यार 3 की ज़रूरत नहीं है, 1 ही बहुत है, तो फिर से 2 को हटा दिया गया, फिर 1 सदस्यीय बचा ये। फिर 93 में इनको पता चला कि नहीं यार 2 सदस्यों को जोड़ देते हैं, तो फिर से 3 सदस्यीय है और वर्तमान में अभी भी 3 सदस्यीय है। इनको हटाया कैसे जाएगा, तो 324 के सब पार्ट 5 में कहा गया है कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है निर्वाचन आयुक्त को। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जैसे हटाया जाएगा। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होगी। इसके लिए कारण क्या क्या होगा, दुर्व्यवहार और पद का दुरुपयोग करने पर यदि सिद्ध हो जाता है तो इनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटाया जाएगा। तो इनको हटाने की प्रक्रिया कैसे है, साबित कदाचार के आधार पर और दुर्व्यवहार और का दुरुपयोग सिद्ध होने पर इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा और 50% मतदान होने चाहिए इसमें और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से इनको हटाया जाएगा। अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा। क्या राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं, तो ये बाध्यकारी होगा। इनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछेंगे राष्ट्रपति और हटा देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे, इनके लिए साबित कदाचार होना चाहिए, दुर्व्यवहार और दुरुपयोग सिद्ध होने पर इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान की प्रक्रिया रहेगी, 50 सदस्य उपस्थित होने चाहिए मतदान करने के लिए अधिक और 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से इनको हटाया जाएगा। 2009 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश भेजी, जो जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सिफारिश मान्यता बाध्य नहीं है, इसलिए खारिज कर दी गई। देखिए इसमें दिया गया है कि क्या राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की बात मानेंगे, अन्य चुनाव आयुक्त के लिए तो इसमें है या नहीं, तो ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसके लिए नहीं होगा क्योंकि 2009 में एक केस आया था जब एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से कहा था कि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिनमें नवीन चावला जी थे उनको हटा दिया जाए, जो कि क्या बनने वाले थे, जल्दी ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। नवीन चावला नए आए थे, बनने वाले थे, लेकिन प्रतिभा पाटिल ने क्या कहा कि ऐसी सिफारिश को मान्यता बाध्य नहीं होगी, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। महाभियोग शब्द का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 61 में किया गया है। जो महाभियोग है उसका शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाया जाता है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी
नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि यदि आप भारत के निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं तो आप इस वाले उसमें नहीं जा सकते सेवा में, या फिर इस वाली सेवा में नहीं जा सकती, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब आते हैं इलेक्शन आयोग के काम क्या क्या हैं। पहली बात तो ये चुनाव अनुसूची तैयार करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, निर्वाचक पहचान पत्र देता है, आचार संहिता लागू करवाता है, चुनाव चिन्ह देता है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रोवाइड करता है, मतदाता केंद्र की स्थापना करवाता है और विधायिका और संसदीय चुनाव आयोजित कराता है। तो इसके कार्य कितने हैं? 8 कार्य दिए हैं। पहला है चुनाव अनुसूची तैयार करवाएगा, निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा, चुनावी पहचान पत्र प्रोवाइड कराएगा, आचार संहिता जारी करेगा, चुनावी चिन्ह जारी करता है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है, मतदान केंद्र बनवाता है और विधायिका और संसदीय चुनाव आयोजित कराता है। अब आते हैं इनके वेतन। इनकी नियुक्ति कौन कर रहे थे? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे। इनको वेतन कितना मिलेगा? तो 25 जनवरी 2018 को वेतन वृद्धि की गई है और इसमें उनको वेतन कितना दिया गया है? 90,000 से 2.5 लाख तक हो गया है। पहले कितना था? 90,000 था, अब कितना हो गया है? 2.5 लाख रुपए हो गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनको वेतन दिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता है उतना ही वेतन किनको मिलता है? चुनाव आयुक्त को मिलता है। चुनाव आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 3 में वेतन की बात कही गई है। देखियो, जो संविधान है, संविधान में कहीं भी निर्वाचन आयुक्त के वेतन संबंधी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 आया था जिसके तहत उसकी धारा 3 में वेतन की बात कही गई थी। यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया है। इनकी पदावधि क्या रहती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की अवधि रहती है 6 और 65 वर्ष। 6, 65 रहते हैं। जो भी इससे पहले हो वो, यदि 5 साल हो गए हैं और इनकी आयु 65 वर्ष से ज़्यादा होने वाली है या 65 वर्ष हो गए हैं तो BA से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया लागू होता है। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 4 में पदावधि की बात कही गई है। तो ये निर्वाचन आयुक्त अधिनियम कब आया था? 1991 में आया था। इसकी धारा 3 में इनके वेतन के बारे में बात की गई है और इनकी धारा 4 में कहा गया है कि इनकी पदावधि कितनी रहेगी। वेतन कितना है? पहले 90,000 था, अब इनका 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। और इनकी पदावधि कितनी है? तो 6-65 इनकी पदावधि है, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग का महत्व और कार्य क्या क्या है? ये राष्ट्र और राज्य के चुनाव आयोजित कराता है, चुनाव में लोगों की प्रतिभागी बढ़ाने पर जोर देता है, चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पैदा करता है और राजनीतिक पार्टियों के लिए अनुशासन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। अब चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण क्या है और महत्व क्या क्या है? तो ये निर्वाचन नामावली तैयार करता है, हमने देख लिया कब किसके तहत, तो 325 के तहत ये नामावली तैयार करता है। कौन सा है? 325 के तहत ये नामावली तैयार करता है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को इससे हटाया नहीं जाएगा या फिर इसमें शामिल करने से नहीं रोका जाएगा। योग्य मताधिकार की पंजी तैयार करता है, पंजीकृत करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सीमांकन, चुनाव तिथि का निर्धारण करता है और नामांकन पक्ष की भी जांच करता है। तो ये क्या क्या करता है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, सीमांकन करता है, चुनाव तिथियों की निर्धारण करता है और नामांकन पक्षों की जांच करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और विवाद होने पर उनका निपटारा भी करता है और न्यायालय को कार्य करता है, न्यायालय के जैसे कार्य करता है। तो अर्ध न्यायिक है, पहली पढ़ लिया था अपन ने। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करता है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है। जो चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव की प्रक्रिया पर सुझाव कौन देता है? तो चुनाव आयुक्त देते हैं, आयोग देता है। और प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भी चुनाव आयोग देता है। अब आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। ये किसके अंतर्गत है? भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। इस संबंध में अनुसूचित भारत
के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। जो इसकी अधिसूचना है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रपति जारी करता है इसकी अधिसूचना। कार्य क्या क्या है? हाल ही की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमाएं निर्धारित करना। जितने भी राज्य हैं इनकी जनगणना होती है, तो क्या होता है, कई बार एक राज्य की ज़्यादा जनगणना होती है और दूसरे राज्य की कम होती है, या फिर एक जिले की ज़्यादा होती है दूसरे जिले की कम होती है। तो इसके लिए परिसीमन बांटना, तो यदि इसकी ज़्यादा जनसंख्या है तो इसकी कुछ कम है तो इसमें कुछ क्षेत्र मिला देना, उसका जनसंख्या मिला देना, तो ये परिसीमन कहलाता है। ये सीमाएं पुनर्निर्धारित में राज्य के प्रतिनिधियों को स्थिर रखता है तथा प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, बस जो सीमाएं हैं वो पुनर्निर्धारित कर देता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण क्षेत्र करता, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है निर्धारण वो कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है जनगणना के अनुसार। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमा को पुनर्निर्धारित किया जाता है। उनकी सीमा में कोई परिवर्तित नहीं होता, उनकी सीटों में कोई परिवर्तित नहीं होता, बस उनकी जो जनसंख्या की सीमा है वो परिवर्तित होती है परिसीमन आयोग के तहत। परिसीमन आयोग स्वतंत्रता के बाद आज तक देश में 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कितने परिसीमन आयोग बन गए हैं? तो 4 परिसीमन आयोग बन गए हैं। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसका वर्ष किया गया था 1952 में इसका गठन किया गया था। फिर दूसरा परिसीमन आयोग आया, यह भी परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 में आया था, मतलब 1 साल बाद आया था। पहला कब आया था? 52 में आया था, फिर दूसरा कब आया था? 62 में आया। इसके तहत 63 में बनाया गया था। फिर तीसरा परिसीमन आयोग आया, इसको बनाया गया था 10 साल बाद 1972 में 1972 में, और इसकी स्थापना कब की गई है? फिर इसके तहत इसको 1973 में बनाया गया था। फिर आता है चौथा परिसीमन आयोग, मतलब देखो 73 में आया तो अब 80 में आना चाहिए था, 82 में, लेकिन 82 में नहीं आया, 92 में भी नहीं आया। फिर कब आया है? सीधा 2002 में आया है। तो चौथा परिसीमन आयोग कब आया है? 2002 के तहत आया है और 2 में ही बनाया गया था। कितने परिसीमन आयोग आए हैं? 4 परिसीमन आयोग आए हैं। पहला जब चुनाव हुआ था तब आया था 1952 में, तो 52 में ही इसकी स्थापना की गई थी। फिर दूसरा कब आया? तो इसके 10 साल बाद 62 में आया, 63 में परिसीमन आयोग बनाया गया। फिर तीसरा कब आया? तो 62 के 10 साल बाद 72 में आया और इसमें परिसीमन आयोग बनाया गया था 1973 में। फिर इसके 2 साल तक नहीं आया, मतलब 20 साल तक नहीं आया। फिर कब आता है? 2002 में, और इसका परिसीमन आयोग 2002 ही बनाया गया था। अब आते हैं परिसीमन आयोग की संरचना क्या क्या होती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह भारतीय निर्वाचन आयुक्त के सहयोग से कार्य करता है। किसके सहयोग से कार्य करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। इसकी संरचना क्या होती है? देखो, अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, जो अध्यक्ष होता है। और इसके 2, देखो जैसे निर्वाचन आयोग है उसके भी कितने सदस्य हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें क्या दिया गया है परिसीमन में कि एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है निर्वाचन आयुक्त, और एक और सदस्य होता है, और कुछ सहयोगी सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है जो कि सेवानिवृत्त हो। इसके अध्यक्ष कौन, मतलब इसके सदस्य कौन होता है? तो अभी अपन ने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग इसकी सहायता करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका एक सदस्य होता है। इसका एक सदस्य कौन होता है? संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त। देखो, तो अब किसी भारत का निर्वाचन आयुक्त की तुम परिसीमाएं बना रहे हो, परिसीमन कर रहे हो, तो पहला तो क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा जो कि परिसीमन आयोग का होगा। अब भारत का निर्वाचन आयुक्त होगा और उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा, तो 2 सदस्य, ये 3 हो गए। और सहयोगी सदस्य में कौन कौन आते हैं? प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से 5 लोकसभा से और 5 संबंधित राज्य की विधानसभा से सदस्य चुने जाते हैं। इसमें कितने होते हैं? 10 अन्य सदस्य होते हैं, और कुल मिलाकर इसमें कितने सदस्य हो गए? 13 सदस्य होते हैं परिसीमन आयोग में। कौन कौन? पहला परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त।
और 10 सहयोगी होते हैं जो कि 5 लोकसभा से होते हैं और 5 वहाँ की विधानसभा से लिए जाते हैं। अब आते हैं चुनाव आयोग की चुनौतियाँ। इससे पहले हम देख लेते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का कार्य क्या क्या है? तो भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्य क्या है कि जो जनगणना हुई है उसके आधार पर भारत के सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमाएं निर्धारित करना। इसमें सीमा निर्धारित करते समय वो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी स्थिति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर उनकी संख्या को कोई परिवर्तन नहीं करता है। अनुसूचित जनजाति और जाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण क्षेत्र की जनगणना के अनुसार ये करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों के निर्धारण क्षेत्र की जनगणना के आधार पर इनका किया जाता है परिसीमन। परिसीमन की क्रिया में लोकसभा विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए हुए सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ये है परिसीमन आयोग। कितने बार बना है? 4 बार बना है। पहला कब बना था? तो 1952 में बना था। नया कब बना है? तो नया बना है 2002 में। पहला बना था, उसके 10 साल बाद दूसरा बना था, मतलब 62 में आया था अधिनियम, और जिसके तहत 63 में इसको बनाया गया। फिर उसके 10 साल बाद 72 में अधिनियम आया और उसके तहत 73 में बनाया गया। 63 और 73 में 2 बने हैं। फिर उसके बाद कोई अधिनियम नहीं आया। फिर सीधा आता है 2002 के बाद, तो 2002 में नया परिसीमन आयोग बना। फिर इसकी संरचना क्या होती है? तो इसकी संरचना में 13 सदस्य होते हैं। पहला परिसीमन आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो कि कहाँ का होता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। फिर एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और एक होता है राज्य चुनाव आयुक्त, और 10 सहयोगी होते हैं जो कि 5 इसमें लोकसभा से होते हैं और 5 राज्य विधानसभा से लिए जाते हैं। अब आते हैं चुनाव आयोग की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ये, पारदर्शिता का अभाव है, पैसों का प्रभाव देखने को मिलता है, आपराधिक तत्व पाए जाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उचित स्वतंत्रता का ना होना और संसाधनों की कमी इनकी प्रमुख चुनौतियां हैं चुनाव आयोग में। चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और विश्वास पैदा करना इनका प्रमुख कार्य है। संविधान के मान को बनाए रखना, समता, न्याय सम्मत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता आदि को बनाए रखना इनका कार्य होता है। समानता, न्याय सम्मत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता इसको बनाए रखना। विश्वसनीयता, निष्पक्ष, आज़ादी, पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेहिता इनका कार्य होता है। इसके साथ चुनाव कराना इनका प्रमुख दायित्व होता है कि विश्वसनीयता रहे, निष्पक्ष चुनाव हो, आज़ादी से हो, पारदर्शिता हो, अखंडता हो, जवाबदेहिता के साथ चुनाव कराना इनका लक्ष्य होता है। अब आते हैं अन्य तथ्य। कोई दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कैसे बनता है? राष्ट्रीय दल निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा ये राष्ट्रीय दल है या नहीं, तो ये कौन बताता है? तो राष्ट्रीय दल निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है कि इसको बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। और कैसे बनेगा? तो उसके कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें, जो कि 11 सीटें हासिल होनी चाहिए। अब कोई भी दल है वो गया कहाँ पर कि हमें राजनीतिक या राष्ट्रीय दल बना दो, राजनीतिक राष्ट्रीय दल बना दो। क्या वो बन जाएगा उनके बोलने से? नहीं बनेगा। उसके लिए कोई क्राइटेरिया दिया गया है। उनने बोला कि आप एक काम करो, कम से कम 3 राज्यों की लोकसभा सीटों में से 2% सीटें लेके आओ, मतलब जो कितनी होंगी? 11 होंगी। कितने से लेके आनी है? 3 राज्यों से लेकर आनी है 11 सीटें, जो कि कितनी हैं? 2% हैं। सीटें लेके आओ, फिर हम सोचेंगे कि ये होगा। कोई दल 4 अलग राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम यदि 6% मत प्राप्त करता है, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल होती हैं तो भी मिल जाएगा। देखो, यदि कोई राज्य से नहीं हो पा रहा है तो कोई भी दल 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त कर पाता है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल कर पाता है, तो भी उसके लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का महत्व मिल जाएगा। किसी भी दल को कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल की स्थापना मान्य है, कि कम से कम 4 राज्यों में उसके लिए राजनीतिक दल माना हो, तब उसके लिए राष्ट्रीय निर्वाचन या राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाया जाएगा।
पहला क्या है, पंजीकृत कराने के लिए कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें होनी चाहिए, अर्थात 11 सीटें हासिल करनी चाहिए। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो कोई भी दल 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6% मत प्राप्त करता हो, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल करता हो तो भी उसको मिल जाएगा। यदि ये भी नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 4 राज्यों में उसके लिए राजकीय दल की स्थापना करनी होगी या मान्यता प्राप्त करनी होगी। अब आते हैं अन्य तथ्य। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से इसको स्टार्ट किया गया है। एक एक वोट, अपन जब वोट डालने जाते हैं तो एक एक डालते हैं ना, तो वोटर डे पे एक एक इंसान जाता है वोट डालने। तो 2011 से इसको मान्यता दी गई है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा 25 जनवरी को। वर्तमान में राजनीतिक दल कितने हैं, तो वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं, मतलब बहुत ठाठ से राज कर रहे हैं। तो कितने हैं, 8 राजनीतिक दल हैं, जो कि इस प्रकार है। पहली सबसे पहले आती है कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी जिनकी सरकार है। बीजेपी, कमल का फूल 1980 में आई थी। इसके संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। अटल है अभी बीजेपी, क्योंकि अभी मोदी जी की सरकार है और अभी उन्हीं की सरकार बनी हुई है। तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उनका कमल फूल है ना, तो कमल का फूल राष्ट्रीय फूल भी है, तो उनका फूल अटल रहे, लाल चमकता रहे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्थापना की थी। 1980 में आई है बीजेपी। फिर आती है कौन, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 को हुई थी और काशीराम ने की थी। काशीराम, बहुजन। बहुजन, बहुत सारे जन कहाँ जाते हैं, काशी में जाते हैं ना दर्शन करने, काशी विश्वनाथ के, काशी में दर्शन करने जाते हैं। और कुछ लोग की इच्छा होती है कि वहीं पर वो अपना मृत्यु प्राप्त करें, है ना। तो काशी कहाँ जाते हैं, बहुत सारे जन जाते हैं। तो बहुजन समाज कहाँ जाती है, काशी जाती है। तो काशीराम और 84 मतलब 84 की आयु में जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने काशी में। तो 84 की आयु में कहाँ जाते हैं लोग, काशी में जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने। तो बहुजन पार्टी 84 में आई और काशीराम इनके संस्थापक थे। फिर आती है मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवादी पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये आई है 64 में, 64 में आई है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 64 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनके संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ राव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो मानवीय जैसे इनके काम थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, मानवतावादी के कार्य करती थी। तो मानववादी कार्य कौन करते थे, मानवेंद्र नाथ, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानवतावादी के बारे में बात करती थी और 1925 में आई थी। अब आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुरानी है, 85 में बनी थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अब आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसके संस्थापक थे शरद पवार, P.A. संगमा और तारिक अनवर। देखो ये क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या ये कांग्रेस है, तो बोलेंगे अपन नो, ये तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो कब बन गई थी, 1885 में बन गई थी। और ये नई है क्या, तो हाँ ये नई है। किसने बनाई है, तो शरद पवार जी ने बनाई है। अच्छा पावर था इनके पास, सबको संग में लेकर चलते थे और तारिक अनवर, हर तारा इनके साथ में था। तो क्या है ये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है, तो नो, ये पुरानी पार्टी नहीं है। तो 1999 में बनी थी। किसने बनाई थी, जिनके पास बहुत पावर था, तो शरद पवार जी ने बनाई है। इनके साथ में तारे चलते थे, तो तारिक अनवर जी और P.A. संगमा जी के साथ में बनाई है। 3 इनके संस्थापक हैं। अब आती है तृणमूल कांग्रेस, TMC कहा जाता है। ये 1998 में आई थी और ममता बनर्जी की सरकार है ये। तृणमूल कांग्रेस किसकी है, तो ये ममता बनर्जी की है। और तृणमूल कांग्रेस, मूल क्या है, अपनी किसी भी महिला या फिर लेडी का जो मूल भावना होती है वो क्या होती है, उनकी ममता।
तो तृणमूल कांग्रेस किनकी है? ममता बनर्जी की है और 1998 में आई थी। जब कांग्रेस अपना पावर दिखा रही थी ना, उसके जस्ट 1 साल पहले ममता ने अपना पावर दिखाया था, ममता दीदी ने अपना पावर दिखाया था। तो तृणमूल कांग्रेस कब आई है? तो 1998 में आई है। ममता बनर्जी इनकी संस्थापक रही हैं। इसके बाद 1 साल बाद कौन सी आती है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस आती है। क्या ये पुरानी कांग्रेस है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। तो 1999 में ये क्यों बनी है? क्योंकि इनके पास पावर था और संघ में क्या चलते थे? तारे चलते थे, संगमा जी और तारिक अनवर जी। उसके पहले क्या आई थी? नेशनल कांग्रेस आई थी, नहीं, भारतीय कांग्रेस आई थी, जो कि 85 में बनी थी और एओ ह्यूम ने बनवाई थी। या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारत की पूरी कम्युनिस्ट को लेके चल रही है, तो ये क्या होंगी? मानवतावादी होंगी। तो मानववादी, तो मानवेंद्र सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी और 1925 में इसको बनाया गया था। मास्कवादी कम्युनिस्ट पार्टी मास्क लगाती है 6 से 4 लोगों का, 4-6 लोग लगाते हैं, तो 6-4 मास्कवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब आती है बहुजन। बहुजन कहाँ जाते हैं? 84 की आयु में जाते हैं काशी, तो 84 में आई थी और काशी राम जी ने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो फूल है कमल का, वो हमेशा लाल रहे और अटल रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 1980 में बनाया था। अब एक बची है कौन सी? नेशनल पीपल कांग्रेस, अभी नई बनी है नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल मतलब क्या होता है? पूरा मध्य प्रदेश, भारत ना, नेशनल, राष्ट्रीय को नेशनल बोलते हैं पार्टी। उनकी पीपल है, तो हर पीपल क्या कहता है? तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा। उनके पास अलग अलग रॉड होती है, तो तुम्हारी रॉड है ये। तो 13 में इसको आई थी पीपल कांग्रेस और कॉनराड संगमा ने इसको बनाया था। पीए संगमा जी ने क्या बनाई थी? पीएन संगमा जी ने बनाई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और इन संगमा जी ने क्या बनाया है? कॉनराड संगमा ने पीपल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल पीपल पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है और इसको कब प्रदान की गई है? 2019 में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। देखो, इनको फिर से पढ़ लेते हैं। तो कितनी पार्टियां हैं अभी वर्तमान में? राजनीतिक दल कितने हैं? तो ठाठ से राज करते हैं, तो 8 हैं। सबसे पहले कौन है? अभी केंद्र में सरकार किसकी है? तो बीजेपी की है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1980 में बना था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। फिर इनके बाद कौन आते हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो 1885 में हुई थी, ये ह्यूम ने की थी। अब एक और कांग्रेस है जो कि नेशनल में है, तो क्या वो वही कांग्रेस है राष्ट्रीय भारतीय वाली? तो नहीं नहीं, ये वो वाली नहीं है, राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इनके पास पावर था और इनके साथ में तारे चलते थे, तो पीए संगमा जी और तारिक अनवर जी इसके संस्थापक थे। अब आती है 3 हो गई। इनके जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इनकी 1 साल पहले कौन पावर में था? तो ममता पावर में थी। ममता, सबके अंदर भावना होती है, हर लेडी के अंदर क्या भावना होती है? ममता की। तो तृणमूल कांग्रेस ममता जी ने बनाई थी 1998 में। फिर आती है कम्युनिस्ट पार्टी। तो 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक मास्क लगा के घूमती है जो कि 64 में आई थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में आई थी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई थी और ये मानवतावादी थी, मतलब मानवेंद्र नाथ जी द्वारा बनाई गई थी। अब आते हैं कुछ जन आते हैं, पीपल वगैरह है ना। तो नेशनल पीपल पार्टी कब आई है? नेशनल पीपल पार्टी आई है 2013 में, और इसकी स्थापना की है कॉनराड संगमा जी ने। और इतनी पीपल है तो कुछ बहुजन भी होंगे, तो बहुजन कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं 84 की आयु में। तो 1984 में क्या बनी है? बहुजन समाज पार्टी। इसके साथ हमारी सारी पार्टियां होती हैं कंप्लीट। वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था नागालैंड में, नॉक्सेन में, और 2013 में इसका प्रयोग किया गया था। देखो, वीवीपैट से क्या आता है? वाह वाह पैट, पैट पाल लिया किसी ने, क्या पाल लिया? नाग पाल लिया, नागराज को पाल लिया। तो अपन उसको जाके क्या बोलेंगे? वाह वाह, तुमने तो बड़े होशियार निकले। कोई कुछ पालता है, कोई कुछ पालता है, आपने नागसेन पाल लिया। तो बोलेंगे हाँ भाई हमने पाल लिया। क्या तुम इसको एक दिन के लिए रखोगे? तो अपन क्या बोलेंगे? नो, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूँगा भैया, मुझे मत फंसाओ, तुम्हारा नाग है, तुम जानो। तो 2013 में आया था नागसेन, नागालैंड में इसको स्टार्ट किया गया था। नागसेन जगह पर था, और इसको सबसे पहले क्या किया गया था? वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। वो अब नाग आपको देख क्यों रहा था आपका फ्रेंड?
तो वो इसलिए दिया था क्योंकि वो खोवा लेने जा रहा था, खोवा लेने जा रहा था कहाँ पर, गोवा में। तो 17 में गया ये खोवा लेने, गोवा में गया और संपूर्ण गोवा में क्या लगा दिया इसने, बीपैट स्टार्ट कर दिया। तो 2017 मतलब 2013 में क्या हुआ है, सबसे पहले बीपीपैट का इस्तेमाल हुआ है। इसके 4 साल बाद 2017 में पूरे गोवा में इसका इस्तेमाल होगा। फिर 2019 में संपूर्ण लोकसभा चुनाव इसी क्षेत्र में, पूरे लोकसभा में किसके चुनाव होने लगे, वीवीपैट से चुनाव होने लगे। किसी भी मतदाता को वीवीपैट पर चुनाव चिन्ह 7 सेकंड के अंदर दिखता है। जैसे आप वोट देने गए तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह रहती हैं और यहाँ पर बटन लगे होते हैं, तो आपने एक बटन को प्रेस किया, फिर क्या होगा, ये वीवीपैट में आपको इसमें चिन्ह दिख जाएगा। तो कितना चिन्ह लगता है, तो 60 सेकंड का टाइम लगता है आपको अपना चिन्ह देखने में कि आपने किस चिन्ह के लिए वोट दिया है। तो आपको कितना सेकंड लगता है, 7 सेकंड लगते हैं। तो देखो वीवीपैट की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कब आया था, 2013 में आया था। कहाँ पर लागू हुआ था, नागालैंड में हुआ था, नागसेन जगह पर। फिर इसके 4 साल बाद 2017 में गोवा में इसको लॉन्च किया गया और 2019 में पूरे लोकसभा के चुनाव वीवीपैट पर आधारित हुए थे। और इसमें यदि आप कोई मतदाता देखना चाहता है किसको वोट दिया है तो 7 सेकंड का समय लगता है वीवीपैट में चिन्ह देखने के लिए। अब आते हैं ईवीएम मशीन। ये होती है ईवीएम मशीन। यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं, यहाँ पर बटन दिए रहते हैं, उनके नाम और उनका चिन्ह बना रहता है। यहाँ पर आप यहाँ पर वोट डाल सकते हो जाके। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग केरल में किया गया था, 70 पारुल विधानसभा में 1982 में। देखो आप अपन ने क्या पढ़ा था, वीवीपैट पढ़ा था, जो कि नागालैंड में आया था, 13 में आया था। इससे पहले क्या आ गया था, ईवीएम आ गया था। ईवीएम मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें इतना पावर कहाँ से आता है, क्यों इसमें इतना पावर आता है, क्योंकि ये केला खाता है ना। तो पावर पैरुल विधानसभा से इसको मिला था और 1982 में इसको बनाया गया था। ये सबसे पहले कहाँ पर, केरल में हुआ था, 1982 में लॉन्च किया गया था। ईवीएम से नोटा सहित अधिकतम 64 अभ्यर्थियों के निर्वाचन कराए जा सकते हैं। तो कितने, इस जो वोटर मशीन है ना, ईवीएम मशीन में कितने वोटर्स का चुनाव किया जा सकता है, तो 64 का किया जा सकता है नोटा के साथ। हालांकि इसमें M3 ईवीएम में जोड़ दिया गया 2013 में। फिर इसके बाद इसमें 40 बैक्टिंग इकाई को जोड़कर नोटा सहित इसमें अधिकतम 384 अभ्यर्थी कर दिए गए हैं। पहले कितने थे, 64 थे, फिर कितने कर दिए गए हैं, 384 कर दिए गए हैं। कब कर दिए गए हैं, 2013 में कर दिए गए हैं। ईवीएम को 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 उपक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC द्वारा तैयार किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। देखो अब इसको बनाया किसने है, ईवीएम ने। ईवीएम को बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, BHE ने। BHE ने, भेल ने इसको बनाया है, जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, इसने बनाया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने इसकी स्थापना की है, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में है। इसने दोनों के सहयोग से बनाई गई है। TEC यह तकनीक विशेषज्ञ समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ईवीएम अधिकतम 2000 मत दर्ज कर सकती है। कितने इसमें, एक व्यक्ति या फिर कितने मत इसमें दर्ज किए जा सकते हैं, 2000 मत इसमें दर्ज किए जा सकते हैं। 1994 में संपूर्ण गोवा में इसका इस्तेमाल किया गया और 2004 में संपूर्ण लोकसभा में चुनाव इससे हुए थे। देखो पहले क्या बना, अपना बीपैट बना, वो कब बना था, 2013 में बना था। कहाँ पे बना था, नागालैंड में बना था। फिर इसका ट्रायल होने के बाद इसको कहाँ लागू किया गया था, गोवा में किया गया था। ऐसे ही जब ईवीएम बनी, सबसे पहले कहाँ पे, केला खा के आई थी, पावर मिल गया तो केरल पैरुल में स्टार्ट किया गया था 1982 में। इसको पावर मिलने के बाद इसको कहाँ पर उपयोग किया गया है, तो इसको भी गोवा में ही लॉन्च किया गया है। और आई है 1982 में, इसको 1994 में गोवा में इसको लॉन्च किया गया। 4 का पावर मिल गया था, 4 का पावर मिला और सीधा कहाँ चला गया, गोवा। तो 1994 में गोवा में इस्तेमाल किया गया इसको, पूरे गोवा में इसी से चुनाव कराए गए।
फिर इसके बाद 2004 में पूरी लोकसभा में से चुनाव कराए गए। अब आती है नोटा क्या है। नन ऑफ द अबव। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग 2009 में किया गया था, तो हमें किसी को नहीं जमाना है, तो 2009 में इसका इस्तेमाल किया गया। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प प्रदान किया गया है। भारत का प्रथम राज्य था जो कि छत्तीसगढ़ था। वहाँ पर 36 लोग थे खड़े थे और जिनमें योग्यता ही नहीं थी, तो वहाँ पर क्या है, उनका के जो मतदाता थे उनके लिए एक नया बटन दिया गया कि भैया यदि आप इनमें से 36 लोगों में से किसी को नहीं चुनना है तो आप नोटा का प्रयोग कीजिए। तो कब इस्तेमाल किया गया था? 2009 में आई है ये स्कीम, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा का विकल्प समस्त चुनाव में मतदाता को प्रदान करने का आदेश दे दिया। तो 2013 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नोटा का जो है विकल्प वो सबके लिए दिया जाए, तो सबके लिए आदेश जारी हो गया और सबके लिए प्रोवाइड होने लगे। अब आते हैं सुव्यवस्थित मतदान और निर्वाचन सहभागिता स्वीप। अब इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी 3 स्कीम पढ़ लेते हैं। पहले वीवीपैट कब आया था? नागालैंड में आया था, 2013 में आया था। उसके बाद गोवा में इसको स्टार्ट किया गया है 2017 में। 2019 में लोकसभा के सारे चुनाव इसी से होने लगे। फिर इसके बाद क्या आता है, और ये मतदाता को कितने 60 सेकंड में चुनाव चिन्ह दिख जाएगा। फिर इसके बाद आता है ईवीएम मशीन। इसको पावर मिला था केला खा के, फिर गया था गोवा, तो केला खाया, पावर मिल गया, तो केरल में इसको स्टार्ट किया गया है पैरोल विधानसभा से 1982 में। फिर पावर से लेके कहाँ गया? गोवा में गया, 1994 को गोवा में गया। फिर 2004 में पूरे लोकसभा के चुनाव इसी से कराए गए। इसमें 200 से अधिक मतदान कराए जा सकते हैं। पहले इसमें 64 अभ्यर्थियों को दर्ज किया जा सकता था, लेकिन 2013 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 384 अभ्यर्थी कर दिए गए हैं। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से बनाया गया है। अब आते हैं नोटा का प्रयोग सबसे पहले 2009 में किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था, और इसमें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सभी जितनी मशीनें हैं उनको समस्त चुनाव में नोटा को प्रोवाइड कराया जाए। अब आते हैं कुछ अन्य तथ्य। सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको स्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम। यह भारत का मतदाता शिक्षा है, मतदाता जागरूक करता है और प्रचार प्रसार करने के लिए मतदाताओं की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये क्या करता है? भारत मतदाता शिक्षा के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। वर्ष 2009 में भारत में निर्वाचकों को सजग करने और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी जानकारी से लैस बनाने की दिशा में कार्य करता है। ये क्या करता है? निर्वाचकों को सजग करने के लिए और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको प्रोवाइड करता है। इसको स्टार्ट कब किया गया है? 2009 में किया गया है स्वीप को। अब आती है आचार संहिता। आचार संहिता को सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1960 में इसको प्रयोग किया गया था। जितने भी 60 साल के अंकल जी लोग होते हैं उनको पता रहती है आचार संहिता क्या है। क्या आपको पता है? इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नॉलेज किसको होता है? 60 साल के अंकल जी लोगों को होता है। तो 1960 में इसको लॉन्च किया गया था, और आचार संहिता लगने के बाद ना सबके पास पावर आ जाती है केला खा के। क्यों लगाई जाती है? तो आचार संहिता केला के लिए लगाई जाती है, केला खा के इसमें पावर आ जाता है। 1962 में सभी लोकसभा चुनाव में क्षेत्रों में इसको स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? 1960 में, और इसके 2 साल बाद जो लोकसभा चुनाव थे जितने भी क्षेत्र में होने थे वहाँ पर इसको लागू कर दिया गया आचार संहिता को। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख जो एप्लीकेशन है उसमें से आती है सी विजिल ऐप, सुविधा कैंडिडेट ऐप, PWD ऐप, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और वोटर टर्नआउट ऐप। वोटर टर्नआउट ऐप देखो, सी विजिल मतलब आप इसमें देख सकते हो मतदाता केंद्र वगैरह है ना, सी विजिल सब कुछ क्लियर दिखेगा। सुविधा
कैंडिडेट के लिए सुविधा दी गई है कि क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कैडर में जाके वोट डाल सकते हैं। PWD ऐप, मतदाता हेल्पलाइन और वोटर टर्न आउट याद रहेगी। अब आती हैं संसद और विधानमंडल के समय से पहले ही विघटन होने पर कराए जाने वाले चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उनको चुनाव कहा जाता है, लेकिन यदि कभी संसद या विधानमंडल समय से पहले ही विघटित हो जाती है तो उसमें जो चुनाव कराए जाते हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है, मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। वर्ष 1950 में स्थापित चुनाव आयोग की 61वीं स्थापना वर्ष पर कब स्थापना हुई थी? राज्य चुनाव मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग की इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसकी 61वीं स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 2011 से मनाया गया है। 61वीं स्थापना दिवस थी किसकी? राष्ट्रीय चुनाव आयोग की, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको मनाने की घोषणा की गई। 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया था। तो कौन सा था? 11वां था 2021 में। इसकी थीम क्या थी? मतदाता बने सतर्क, सशक्त, सुरक्षित और जागरूक। 2021 में मतदाता थीम क्या थी? इसकी थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। 25 जनवरी 2022 में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। चुनावों के लिए समावेश चाहिए, सुगम बनाना है और सहभागी बनाना है। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में किया गया था। 61वीं स्थापना दिवस थे चुनाव आयोग की। इसमें प्रतिभा पाटिल जी ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग की 61वीं वर्षगांठ पर क्या मनाया जाएगा? मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत 25 जनवरी 2021 को 11वां मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जागरूक मतदाता बने सतर्क, सशक्त और सुरक्षित और जागरूक। 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। चुनावों की अधिसूचना लोकसभा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य के राज्यपाल जारी करते हैं। जो इसकी अधिसूचना होती है, चुनाव की अधिसूचना, वो कौन जारी करता है? तो यदि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हैं तो उसके लिए तो राष्ट्रपति कर देंगे, और जो विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव हैं तो उसके लिए कौन करता है? राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यह एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। एपिक क्या है? एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। III डैम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। इसको कब बनाया गया था? इस्टेब्लिश की गई थी इसको 2011 में। इसमें इतने आई हैं कि लास्ट में भी 2011 ही आ गया। एपिक क्या है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। III डैम क्या है? तो इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। अब आते हैं स्वीप। ये है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। थीम क्या है? एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक भागीदारी। प्रारंभ कब से किया गया था इसका? 2009 में इसको प्रारंभ किया गया। जब नोट आया था तब इसकी स्थापना हुई थी थीम की। 2009 में यह प्रोग्राम भारत के मतदाताओं को तैयार करने के लिए बनाया गया था। उन्हें चुनावी प्रक्रिया से संबंधी बुनियादी ज्ञान से लैस करने की दिशा में यह प्रोग्राम चलाया गया था, कि उनको चुनावी प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान हो जाए, इसके लिए इसको चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था?
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम। व्यवस्थित मतदाता सुरक्षा शिक्षा और चुनावी भागीदारी। अब आते हैं निर्वाचन से संबंधित कुछ समितियां। पहली आती है संथानम समिति। इसके अध्यक्ष थे के संथानम। इसका वर्ष 1962। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? चुनाव में भाग लेने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं और निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाना चाहिए। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाना चाहिए। किसने बोला था? संथानम समिति ने बोला था। कब आई थी? 1962 में आई थी। इनने बोला था कि जितने भी मतदाता हैं या चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं होनी चाहिए कि उनको कम से कम इतना पास होना चाहिए तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग के अधीन होना चाहिए। फिर आती है तारकुंडे समिति। इसके अध्यक्ष थे BM तारकुंडे जी। 74 में इसको आया था, 1974 में आई थी। मतदाता की आयु कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष। लोकसभा चुनाव का नामांकन शुल्क 2000 रुपये और विधानसभा के लिए 1000 रुपये रखा गया था। राजनीतिक दलों को दान देने वालों को आयकर में छूट का प्रावधान किया गया था। जितने भी राजनीतिक दल हैं यदि वो दान देने वालों को कितना क्या दिया जाएगा, जो दान देने के लिए दिया गया है उनके लिए, तो उसके लिए आयकर से छूट दी जाएगी। तारकुंडी समिति इन सब के लिए तार लगा दिए थे 7-4 के। सच्चा ताला लगाए थे। तारकुंडी समिति ने 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी थी और नामांकन के लिए 2000 रुपये लोकसभा में, विधानसभा में 1000 रुपये दिए गए थे। और यदि कोई राजनीतिक दल को दान देता है तो उसमें आयकर की छूट दी गई थी। अब आती है सकधर समिति। इसको श्यामलाल सकधर जी के द्वारा लाई गई थी। 1981 में आई थी। पहली बार मतदाताओं को परिचय पत्र इसमें दिए गए थे। इस पे आप शक नहीं कर सकते। जैसे कि अभी क्या होता था, मतलब पहले क्या होता था, एक व्यक्ति 2 से 3 बार जाके वोट दे आता था क्योंकि उसमें पहचान पत्र ही नहीं होता था उसके पास। तो पहली बार मतदाताओं को पहचान पत्र किसमें दिए गए हैं? सकधर समिति के द्वारा दिए गए हैं 1981 में, क्योंकि कोई शक ना करे इनके ऊपर। गोस्वामी समिति दिनेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में आई थी। 1990 में इसको बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो आरक्षित सीटें हैं उनका चक्रानुक्रम में पद्धति में अपनाई जाएगी। सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिए जाएंगे। पहचान पत्र कब दिए गए हैं? तो सकधर समिति में दिए गए हैं, लेकिन फोटो से पता ही नहीं चलता था, नाम के बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले फोटो किसने लगवाई है? दिनेश गोस्वामी जी ने लगवाई है। रहती है चुनाव याचिका की यदि कोई शिकायत होती है तो उसका निपटारा कैसे होना चाहिए? शीघ्र निपटान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग प्रारंभ होना चाहिए। जितने भी EVM मशीन है उसको प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले EVM मशीन कब आई थी? तो सबसे पहले EVM मशीन आई थी 1982 में। और कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? केरल में, केरल के पैरूल में 1982 में आई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सब कहीं प्रारंभ करने के कब बोला गया था? 1990 में बोला था गोस्वामी समिति ने। और जितने भी रिक्त स्थान हैं उनमें 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। देखो, गोस्वामी समिति की किसकी अध्यक्षता में आई थी? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में आई थी। 1990 में ये आई है। इसके लिए आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम पद्धति में अपनाई जानी चाहिए। मतदाताओं के फोटोयुक्त पहचान पत्र बनाने चाहिए। जो चुनाव याचिका हैं उनको शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। और जितने भी रिक्त स्थान हैं उनके 6 माह के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होनी चाहिए। अब आती है सेशन समिति। ये TN सेशन की अध्यक्षता में आई है और 1993 में आई है। सेशन 1993 में आई है। इसमें लोकसभा के उम्मीदवार हेतु 10 प्रस्तावित और 10 समर्थक होने चाहिए। चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन की जाएगी। जितना ही प्रचार करना 14 दिन के भीतर कर लो। मतदान पेटी छीनने और बिना अधिकार मतदान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि मतदान छीना है, मतदान की जो पेटी होती है छीना है, जला दिया है या कोई भी ऐसा काम किया है तो उसको किसके संज्ञेय अपराध की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ये किसने कहा था? सेशन समिति ने कहा था। एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था सेशन समिति ने कि भैया ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से नहीं जीते तो शेष और कहीं से जीत गए, नहीं, एक से अधिक जगहों पर चुनाव लड़ने से इन्हें प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। मतदान को पहचान पत्र से जारी
किया जाना चाहिए, मतलब फोटो युक्त। दिनेश गोस्वामी ने भी कहा था और सेशन समिति ने भी कहा था कि जो पहचान पत्र हैं उनमें फ़ोटो लगाई जानी चाहिए। आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशी को 5 वर्षों तक के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यदि कोई भी प्रत्याशी है जो आचार संहिता का अच्छे से वो नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, 5 वर्षों तक अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। ये क्या है, किसने, सेशन समिति ने। तो सेशन समिति थोड़ी सी तेज थे, तो टीएन सेशन 1993 में आई है। इनने क्या कहा था कि लोकसभा में उम्मीदवार हेतु 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक होने चाहिए। चुनाव जो प्रचार की अवधि है वो 14 दिन करनी चाहिए। यदि कोई मतदान पेटी को छीनता है या नुकसान पहुंचाता है तो उस अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कम से कम अधिक स्थानों से चुनाव लड़ने पर, एक से अधिक चुनाव लड़ रहे हो तो वो भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। मतदाता को पहचान पत्र जारी कराने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र होनी चाहिए। और आचार संहिता का पालन न करने पर जो व्यक्ति है उसको 5 वर्षों तक के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अब आती है इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत गुप्ता की सिर्फ अध्यक्षता में आई थी और 1998 में इसको बनाया गया था। इंद्रजीत समिति 1998 में बनाया गया है। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, चुनाव खर्च के लिए सार्वजनिक कोष स्थापित किए जाएं। जितना भी चुनाव खर्च है उसके लिए क्या करनी चाहिए, सार्वजनिक कोष स्थापित करने चाहिए। राजनीतिक दल को चुनाव में व्यय करने हेतु धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको यदि चुनाव में कोई व्यय करना है तो उनके लिए धनराशि कहाँ से दी जाएगी, सरकार द्वारा दी जाएगी। और चुनाव खर्च के लिए सार्वजनिक कोष स्थापित करने चाहिए। इंद्रजीत समिति ने कहा था, पैसे की वर्षा होगी इंद्रजीत की उसमें। तो इन्हें 2 बातें कही हैं, तो जब कोष के बारे में की हैं, चुनाव खर्च के लिए एक सार्वजनिक कोष बनाना चाहिए और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए चुनाव के प्रचार के लिए कहाँ से पैसे दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब आती है निर्वाचन से संबंधी प्रमुख समितियाँ। और पहले आती है मोइली समिति, रेड्डी समिति और वर्मा समिति। मोइली समिति 2007 में आई है, वीरप्पन मोइली जी की अध्यक्षता में। वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में 2007 में। शासन में नैतिकता हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। इनने सिफारिशें क्या की थी, जो शासन है उनमें नैतिकता हेतु द्वितीय प्रशासन सुधार की रिपोर्टें लागू की जानी चाहिए। वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता 2007 में बनाई गई थी। मोइली समिति इसको कहा जाता है। इसमें नैतिकता हेतु जो द्वितीय प्रशासक सुधार की रिपोर्टें लागू करनी चाहिए। रेड्डी समिति, ये जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में आई थी, 2011 में बनाई गई है और इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध लगाया गया था। जितने भी चुनाव होते थे उसके समय क्या होते थे, जो राजनीतिक दल थे वो पार्टी बदल लेते थे या फिर एक दूसरे में विलय कर लेते थे। उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने कही है, रेड्डी समिति ने कहा है। जल्दी से चुनाव हुए, जल्दी रेडी हो जाते थे सब लोग दल बदलने के लिए, तो इस पर किसने कहा है, कोई रेडी होने की ज़रूरत नहीं, हम एक को पकड़ के पिटाई करेंगे। तो रेड्डी समिति 2011 में आई है और इन्होंने कहा है कि कोई भी दल बदल में विलय नहीं किया जाएगा और प्रतिबंध लगाया गया है। अब आती है वर्मा समिति, तो JS वर्मा जी की सिफारिश पर आई है, 2013 में इसको बनाया गया था। इसमें क्या कहा था, आपराधिक कानून से संशोधित हेतु गठित की जाएंगे। जितने भी आपराधिक कानून हैं उनमें संशोधन होना चाहिए। देखो इसमें 3 समिति आती हैं 2000 के बाद। तो पहली आती है मोइली समिति, 2007 में आती है, जिसमें कहा जाता है कि जो शासन के नैतिक हेतु द्वितीय प्रशासन सुधार रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। ये किस कौन कहता है, मोइली समिति कहती है 2007 में। फिर आती है रेड्डी समिति 2011 में और ये बोलती है कि जितने भी जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के समय विलय करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिर वर्मा समिति 2013 में आती है और इसमें कहा जाता है कि आपराधिक कानून में संशोधन होना चाहिए। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन 1928 के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की थी। तो ये किसने मांग की थी, तो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी साइमन कमीशन के समक्ष के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना चाहिए। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। उनके समक्ष ये मांग रखी गई थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करना चाहिए। CSIR द्वारा 1952 में डेवलप की गई वोटिंग स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था। ये किसने बनाई थी, तो CSIR ने बनाई थी। 1952 में बनाई गई थी सिल्वर नाइट्रेट वोटिंग स्याही। विश्व का प्रथम देश न्यूजीलैंड था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो किसने दिया था ये वोट देने का अधिकार, न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में।
1893 में क्या हुआ था, वोट देने का अधिकार किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था, और सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहला देश था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 2003 में प्रॉक्सी मतदान की सुविधा प्रारंभ की गई थी। 2003 में प्रॉक्सी मतदान की सुविधा प्रारंभ की गई थी। अब देख लेते हैं हम समितियाँ जल्दी। पहली समिति क्या थी, संथानम समिति 1962 में आई थी। इसमें कहा गया था चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग के अधीन होने चाहिए जितने भी अधिकारी हैं वो। फिर आती है तारकुंडे समिति 1974 में आती है। मतदाताओं के लिए 18 वर्ष आयु करने की बोलती हैं और लोकसभा चुनाव में 2000 रुपये और विधानसभा चुनाव में 1000 रुपये नामांकन शुल्क भरने की बात की जाती है तारकुंडे समिति में। राजनीतिक दलों को दान देने पर उनको आयकर की छूट दी जाएगी। सकदर समिति 1981 में आई थी और इन्हें वोटर ID कार्ड लॉन्च किए थे। फिर गोस्वामी समिति आती है 1990 में। ये आरक्षित सीटों के पुनर्चक्रण से सभी मतदाताओं की जो मतदाता पत्र थे, वोटर ID कार्ड थे, उन पर फोटो युक्त पहचान पत्र की सिफारिश करते हैं। चुनाव याचिका के में शीघ्र निपटान, इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन का प्रारंभ और 6 माह के भीतर जितने भी चुनाव हैं अनिवार्य करा दो रिक्त स्थानों पर। ये भी गोस्वामी समिति की सिफारिश पर कहा गया था। सेशन समिति 1993 में आती है और इसमें कहा गया था कि लोकसभा के उम्मीदवार हेतु 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक होने चाहिए। चुनाव प्रचार 14 दिन की में कराया जाना चाहिए, उसकी अवधि 14 दिन रखनी चाहिए। और यदि कोई मतदाता पेटी या मतदान पेटी में छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए जो अपराध होगा वो सांघिक अपराध होगा। एक से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। फोटो युक्त पहचान पत्र लागू करने की बात की थी और प्रत्याशी को यदि वो आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो 5 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आती है इंद्रजीत समिति, ये आती है 1998 में और चुनाव खर्च से संबंधित थी। सार्वजनिक कोष स्थापित करेंगे और राजनीतिक दलों को चुनाव में व्यय के लिए धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। मोइली समिति 2007 में आती है। इसमें कहा जाता है कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। रेड्डी समिति 2011 में आती है और जो राजनीतिक दल थे वो चुनाव के समय विलय करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। वर्मा समिति 2013 में आई थी और आपराधिक कानून संशोधन हेतु इसको गठित किया गया था। BR अम्बेडकर ने साइमन कमीशन से ये कहा था, मांग की थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू कर दिया जाए। CSIR ने 1952 में डेवलप की थी वोटिंग सिहाई जो कि सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती थी। विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था 1893 में। और भारत ने कब दिया है, तो भारत ने दिया है भारत शासन अधिनियम 1990 के तहत दिया गया है। अब आता है प्रॉक्सी मतदान की सुविधा कब स्टार्ट की गई, तो 2003 में की गई है प्रॉक्सी सेवा की मतदान की सुविधा प्रारंभ। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।